बच्चों, आज हम मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र से संबंधित परिभाषा एवं उसके संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। मूलानुपाती सूत्र यानी किसी भी यौगिक का जो सबसे सरलतम सूत्र है वह होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का अर्थ यह है कि किसी भी यौगिक में जो उसके तत्व होते हैं या यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसके परमाणु और अणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात। यदि हम उदाहरण देखें ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसमें यदि अनुपात देखें सरल अनुपात तो 1:2:1। तो कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन डबल है, तो इसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो होगा CH2O, जिससे पता चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उससे हाइड्रोजन दुगना है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हो गया। किसी भी यौगिक में जो सरलतम सूत्र होगा उसके परमाणुओं को दर्शाने के लिए जो सबसे सरलतम सूत्र है वह कहलाता है मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला। परिभाषा के रूप में यदि देखें तो किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को उस यौगिक के एक अणु यानी उस यौगिक का जो अणु है उसके में उपस्थित तत्व के परमाणु या परमाणुओं की संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात, ये यौगिक हो गया। यौगिक का एक अणु है ग्लूकोज का एक अणु, उसके परमाणु हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसका पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात जो हमने देखा CH2O है। C6H12O6 नहीं है एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र। इसके लिए मूलानुपाती सूत्र है CH2O, यानी इसके सरल पूर्णांक अनुपात को कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। अब हम देखेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्व, यानी कोई यौगिक है जैसे यही ले लेते हैं ग्लूकोज, इस यौगिक में अवयवी तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसके परमाणु और परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है। मूलानुपाती सूत्र में हमने देखा कि उसके जो परमाणु है उसके पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात को वह दर्शाता है। यहाँ पर वह परमाणुओं के वास्तविक संख्या को दर्शाता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला जब हमने लिखा C6H12O6, तो ये क्लियर हो गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो यह हमें पता चल गया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ही होगा। यदि हम बेंजीन लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो इतना पता है कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 से मिलकर बनता है बेंजीन का एक अणु। लेकिन इसी का यदि हम सरल अनुपात देखें तो ये हो जाएगा CH(n). तो यहाँ पे हो CH(n) यानी n की जगह पे 6 करेंगे तो C6 और H6। तो यहाँ पर ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। CH(n) इसका मूलानुपाती सूत्र है और C6H6 बेंजीन का अणु सूत्र है। वैसे ही ग्लूकोज के लिए CH2O मूलानुपाती सूत्र है और C6H12O6 इसका अणु सूत्र है। तो किसी भी यौगिक में जो उपस्थित परमाणु हैं उनकी वास्तविक संख्या को हम किसी अणु सूत्र में दर्शाते हैं और उसका जो उन परमाणुओं का जो सरल पूर्णांक अनुपात होता है उसको हम मूलानुपाती सूत्र के रूप में दर्शाते हैं, जैसा यहाँ दर्शाया गया। मूलानुपाती सूत्र से संबंधित जब हम सवाल बनाते हैं तो मूलानुपाती सूत्र भी आ सकता है प्रश्न में कि मूलानुपाती सूत्र निकालिए किसी यौगिक के लिए, या उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कि इसके लिए अणु सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें टेबल इस तरह से बनाना पड़ेगा, हम सीखेंगे अभी, और इस टेबल की सहायता से जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा मूलानुपाती सूत्र। और जब मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो जाएगा तो मूलानुपाती सूत्र का होल करने पर मूलानुपाती सूत्र होल n कर देंगे
तो प्राप्त हो जाएगा अणु सूत्र। इस प्रकार हम अणु सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर n जो है वो क्या है, n यानी होता है जो जिस सूत्र को हम निकालना चाहते हैं उसका पहले मूलानुपाती सूत्र निकाल लिए, फिर मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। उस सूत्र के आधार पर उस अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वो हम लोग निकाल लेंगे सूत्र के हिसाब से, और उसके बाद n निकालने के लिए हम आणविक द्रव्यमान बटा उस मूलानुपाती सूत्र का सूत्र द्रव्यमान, इस प्रकार से हम n को ज्ञात कर लेंगे। तो n को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो ये इन दोनों को आपको याद रखना है अभी जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो, कि मूलानुपाती सूत्र का होल n, क्योंकि हम अभी परिभाषा में पढ़े कि किसी भी यौगिक का सबसे सरलतम सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र का होल n करने पर प्राप्त होता है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें n पता होना चाहिए। तो n के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आणविक द्रव्यमान, यानी उस यौगिक का जिसका निकालना है उसके आधार पर कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में आणविक द्रव्यमान दिया होगा या फिर वाष्प घनत्व दिया होगा, तो उस आधार पर हम उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। और इस टेबल के आधार पर जो हमें मूलानुपाती सूत्र हमने निकाला है उस मूलानुपाती सूत्र का सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करेंगे और दोनों के अनुपात से हम n को पता कर लेंगे, और फिर हम आराम से इसका मूलानुपाती सूत्र की सहायता से अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है कि एक कार्बनिक यौगिक है, उसका विश्लेषण किया गया तो उसमें कुछ प्रतिशत पाया गया संगठन तत्वों का। कोई यौगिक है तो तत्व से ही बना होगा, तो कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का दिया है 57%, 57.8%, हाइड्रोजन दिया है 3.6%, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दी हुई है, तो हमें खुद से इसको निकालना है। आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर 57.8 है और यहाँ पर 3.6 है। चूँकि परसेंटेज की बात हो रही है तो दोनों को जोड़ने पर 100 नहीं आ रहा है, यानी जरूर यहाँ पर कोई तीसरा तत्व उपस्थित है। तो जनरली जब हम कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें ज़्यादातर यौगिकों में आपको ऑक्सीजन ही मिलेगा, कहीं कहीं नाइट्रोजन भी मिलेगा। और यदि मान लीजिए कार्ब धात्विक यौगिक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे कोई मेटेलिक कोई भी धातु होगा। तो यहाँ पर जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 100 से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ऑक्सीजन का प्रतिशत यदि निकालना है तो 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6। तो यहाँ जब हम इसको हल करते हैं 57.8 प्लस 3.6 को जोड़ लेंगे और 100 से उसको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ हमें प्राप्त होती 38.6%। 38.6%, चूँकि यहाँ परसेंट की ही बात हो रही है, 100 में प्रत्येक तत्व का कंपोनेंट का हम यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हैं। तो 100 में से कार्बन हाइड्रोजन का जितना प्रतिशत दिया है उन दोनों को जोड़ लेंगे और 100 में से उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो अब हम इस सारणी को सीखेंगे कि सारणी में किस प्रकार से तत्वों को रखकर उसके मूलानुपाती सूत्र तक हमको पहुंचना है। तो सारणी को आपको पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉलम बना लेना है और सबसे पहले जो तत्व है उसका नाम लिखना है, चाहे उस यौगिक में जितने भी तत्व हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी यौगिक में 2 ही तत्व हो सकता है 4 तत्व हो कोई यौगिक बना है तो यहाँ पर 3 भी हो। तो यहाँ जैसे हम लोग जो यौगिक देख रहे हैं उसमें 3 दिखाई दे रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया है 57.8, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 3.6 और ऑक्सीजन का हमने निकाला 38.6। तो जब ये हमें प्राप्त हो गया, अब हम इसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या
यहाँ हमें क्या करना है, जो प्रतिशत दिया है बटा परमाणु द्रव्यमान। तो प्रतिशत है 57.8 बटा 12, यहाँ हो जाएगा 3.6 बटा 1, यहाँ पर 38.6 अपॉन 16। तो इस तरह से हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। जब परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाएगी तो हमें निकालना होगा परमाणुओं का अनुपात। वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम भाग देंगे कि 57.8 को अगर 12 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 4.82। यहाँ पर तो 3.6 ही रहेगा और यहाँ पर आता है आंसर 38.6 अपॉन 16 है, तो यहाँ पर आता है आंसर 2.41। आप खुद भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम निकालेंगे परमाणुओं का अनुपात। परमाणुओं का अनुपात, ये जो शब्द है इसमें हमें चेक करना है कि इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो जो सबसे छोटा मान होगा उससे सब में भाग देंगे। जैसे 4.82 में ये सबसे छोटा वैल्यू ये वाला है तीनों में, तो 2.41, 3.6 अपॉन 2.41, फिर 2.41 अपॉन 2.41। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बस आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, तत्व का जो प्रतीक चिन्ह है, उसके बाद उसका प्रतिशत लिखा, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे और बाद में अनुपात यहाँ निकालना, अपेक्षित संख्या, और उसके बाद परमाणुओं का अनुपात ज्ञात कर लेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे सरल पूर्णांक अनुपात। सरल पूर्णांक अनुपात को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, यही रहेगा। जैसे इसको भाग देते हैं तो ये 2 आता है, ये आता है 1.5 और ये आता है 1। तो यहाँ पर सरल पूर्णांक अनुपात किस प्रकार से, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे 2, 1.5 और ये 1। तो यहाँ जो सूत्र हमारे पास आया है 2, 1.5 और 1। तो जब यहाँ पर हमें सरल पूर्णांक अनुपात प्राप्त हो गया तो यही इसका मान लेते हैं कि यही इसका क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र, यानी C2H, इसको अगर राउंड ले लें तो 2 हो जाएगा, C2H2O। इस तरह से इसको हम मूलानुपाती सूत्र के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जब इसको हम अणुसूत्र के रूप में हल करेंगे तो अणुसूत्र के रूप में हल करने के लिए हम अभी इसको मान लेते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं। तो C2H, ये वाला 2 और यहाँ पर O, तो ये इसको हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र जब हम निकालते हैं तो पहले हमें मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालना रहता है। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, आप लोगों ने प्रश्न नोट कर लिया होगा। उस प्रश्न में देखिए कि वाष्प घनत्व दिया है, आणविक द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। तो किसी किसी प्रश्न में आणविक द्रव्यमान दिया होगा और उससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहाँ वाष्प घनत्व दिया है वहाँ हमें 2 × वाष्प घनत्व करना पड़ेगा, तब जाके आणविक द्रव्यमान ज्ञात होगा। तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो ये इसी सूत्र को ले लेते हैं हम, इसको राउंड किया है हमने, तो C माने इसका द्रव्यमान उसी तरह से जैसे हम लोग किसी भी अणु का निकालते हैं, तो कार्बन 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 24 धन 2 और धन 16, तो 6 2 8 4 12 और 3 और 1 4। ये हमारा आ गया मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 42। तो जब ये सूत्र हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हम n ज्ञात करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए अणुसूत्र के लिए करना पड़ता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। इस तरह से करते हैं, मूलानुपाती सूत्र का होल n करते हैं तो अणुसूत्र ज्ञात हो जाता है। जब हमें अणुसूत्र ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए हमें आणविक द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। आणविक द्रव्यमान इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में वाष्प घनत्व दिया हुआ है। वाष्प घनत्व तो वो दिया है 2 × 83 हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है 2 × वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 83 दिया हुआ है, तो 166।
अब जब हमें आणविक द्रव्यमान पता चल गया तो इसका मूलानुपाती सूत्र हमने पहले निकाला, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी ज्ञात किया। और जब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाता है और आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है तो हम n पता कर सकते हैं। 166 अपॉन मूलानुपाती सूत्र हम थोड़ी देर पहले निकाले थे, वो था 42, तो 42 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा n का मान आ गया। तो चूँकि फॉर्मूला है हमारा C2, जो एक्चुअल है वह 1.5 O ये है, मतलब जो हमारा ये फॉर्मूला राउंड ऑफ करके हमने जब आणविक द्रव्यमान निकालना था तो वहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं निकालना है आणविक द्रव्यमान, इसलिए हमने इसको राउंड ले लिया था, 2 मान लिया था। लेकिन जब एग्जैक्ट हमको अणुसूत्र निकालना है तो उस स्थिति में फिर हम 1.5 ही लेंगे उसको, और होल यहाँ पर n यानी 4 n करना है। तो C n की जगह पर क्या होगा, C2H 1.5 O और यहाँ पर 4, तो C2 इंटू 4 तो C8 हो जाएगा, और H 1.5 इंटू 4 मतलब 6 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया C8H6O4। C8H6O4। तो इस प्रकार से हम अणुसूत्र तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देती हूँ कि हम मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न दिया रहेगा, किसी भी यौगिक में तत्वों का प्रतिशत दिया रहेगा, तत्वों का प्रतिशत दिया है और उसका परमाणविक द्रव्यमान दोनों का हम पहले अनुपात निकाल लिए। इस अनुपात में हम देखेंगे सबसे छोटा मान कौन सा है, जो मान सबसे छोटा होगा उससे सब में भाग दे देंगे, भाग देने पर जो आएगा वही इसका पूर्णांक अनुपात होगा, मतलब यही इसका परमाणुओं का अनुपात होगा, और इसी आधार पर हम इसके सरल पूर्णांक अनुपात को भी देख लेंगे। यदि ये सूत्र आता है, जरूरी नहीं हर जगह ऐसा 1.5 ऐसा है, राउंड में भी आएगा 2, 1, 3 इस टाइप से भी प्रश्न आएगा, ज़्यादातर आपको सरल ही मिलेगा उस टाइप का। लेकिन अगर इस टाइप का फ्रैक्शन में आता है तो आणविक द्रव्यमान निकालते समय उसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे, लेकिन जब आप अणुसूत्र निकालेंगे तो उस स्थिति में इसका जो एक्चुअल मान है वही रखेंगे, तब आंसर सही आएगा। अगर प्रश्न में आणविक द्रव्यमान दिया है तो हम उसी आणविक द्रव्यमान का यूज़ करेंगे। प्रश्न में कई बार आणविक द्रव्यमान नहीं दिया रहता है, प्रश्न में वाष्प घनत्व दिया है तो 2 गुणा वाष्प घनत्व करने पर आणविक द्रव्यमान की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ जब हम n निकालते हैं, n मतलब मूलानुपाती सूत्र का होल n करने पर अणुसूत्र प्राप्त होता है, ये हम सीख चुके हैं। तो इसके लिए n ज्ञात करना है, तो n के लिए क्या होगा, ऊपर आणविक द्रव्यमान, नीचे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। इस प्रश्न जिसको हमने हल किया इसमें 166 इसका आणविक द्रव्यमान निकला था और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान इसका 42 निकला था। दोनों को अनुपात लिए तो 4 आया, और जब उसी सूत्र में ये जो सूत्र है इसका होल n कर दिए और इस n की जगह हमने 4 रखा, तो 4 दूनी 8, 1.5 इंटू 4 यानी 6, और ऑक्सीजन का 4, तो ये हमारे पास निकला अणु सूत्र। तो इस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों, अब हम विलयन में सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सारे पद होते हैं वो पढ़ेंगे। विलयन शब्द को पहले समझ लेते हैं कि विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन को आपने कई बार सुना होगा, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो तनु विलयन ऐसा रहता है कि उसमें विलेय के मोलों की संख्या कम होगी, और सांद्र विलयन जिसमें विलेय के मोलों की संख्या विलायक की तुलना में अधिक होगी। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि कितना सांद्रण होगा। तनु सांद्र ऐसा कह देने से हम उसके सांद्रता को एग्जैक्टली नहीं नाप पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विलयन की सांद्रता को नापने की बहुत सारी विधियाँ हैं, वो हमें जाननी है। सबसे पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से भी दर्शाते हैं, यानी किसी भी विलयन में किसी भी विलयन के 100 भाग में विलेय या विलायक के कितने भाग द्रव्यमान के अनुसार हैं, हम ये समझ रहे हैं प्रतिशत। तो 100 में दोनों घटकों का मान यानी विलेय का भी और विलायक का कितना द्रव्यमान के अनुसार 100
भाग विलयन में कितना भाग विलेय और विलायक का है। यदि हम आयतन की दृष्टि से लेंगे तो विलेय और विलायक का आयतन के अनुसार कितना आयतन उस विलयन में है ये। तो इसी तरह से द्रव्यमान प्रतिशत, तो W/W, यदि मान लीजिए किसी विलयन में दो घटक है A और B, या मान लेते हैं कि विलेय और विलायक, B यहाँ पर विलायक है और A यहाँ पर विलेय है, तो यदि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो ऊपर होगा विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान। इंटू 100। इस विलयन शब्द में दोनों चीजें आ गई, विलेय भी और विलायक दोनों का द्रव्यमान होगा। विलयन में विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान होगा। इसी सूत्र को यदि हम विलायक के लिए ले लेंगे तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत जब निकलेगा तो ऊपर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान और नीचे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। तो दोनों ही स्थिति में एक में विलेय का द्रव्यमान और नीचे है विलायक का प्रतिशत, जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, यानी उस विलयन में विलेय के कितने द्रव्यमान के अनुसार विलेय का कितना भाग है। दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि उस विलयन में विलायक का द्रव्यमान के अनुसार कितना भाग है या कितना प्रतिशत है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5% दिया है ग्लूकोज विलयन, 5% ग्लूकोज विलयन की बात हो रही है। तो 5% ग्लूकोज विलयन यानी 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम में के अंदर है, लेकिन 100 ग्राम यहाँ पर पूरा विलायक नहीं है, उसमें 95 ग्राम विलायक है और 5 ग्राम ग्लूकोज है। तो यदि यहाँ पर हमें ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालना है तो 5 बटा यहाँ पे 5 ग्राम हटा देंगे 100 से तो 95 बचेगा, तो 95 और +5, यानी यहाँ पर विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 100 गुणा 100। विलयन में दोनों घटक हो गए, विलेय भी और विलायक भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5%। तो इस तरह से हम प्रश्नों को समझ सकते हैं। जैसे यदि पर कहीं पर लिखा है 0.02 ग्राम NaCl इतना, या फिर जैसे यदि कहीं पर एग्जाम्पल लिखा है 0.02% W/W NaCl, इसका क्या मतलब है। W/W यानी इसमें NaCl का 0.02 ग्राम, NaCl का 0.02 ग्राम 100 ग्राम में का एक पार्ट है। 100 ग्राम विलयन का भाग, विलयन में 0.02 ग्राम NaCl खुला हुआ है। तो इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान निकालना हो तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर रहेगा और विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे गुणा 100, और यदि विलायक का निकालना है तो ऊपर विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जिस भी घटक का निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और कुल घटक जो है यानी कि विलयन, उसका द्रव्यमान हम नीचे करेंगे इंटू 100। तो इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, इसे W/W से दर्शाया जाता है। अब हम आयतन प्रतिशत देखें तो आयतन प्रतिशत में सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा बदलना है। यहाँ पर V/B से दर्शाते हैं आयतन प्रतिशत को, सेम वही परिभाषा रहेगी, वही सब कुछ रहेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ हम द्रव्यमान लिखे हैं वहाँ हम कर देंगे आयतन, और ये हो जाएगा आयतन। जहाँ भी द्रव्यमान है वह होगा आयतन। आयतन जिस भी घटक का हमें निकालना है वह घटक ऊपर रहेगा। और यहाँ भी मान लीजिए इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं इस टाइप का V/V। तो अभी सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, किस हिसाब से उसको लेंगे। मान लेते हैं हम आयतन प्रतिशत, तो किसी विलयन में
दो घटक हैं, विलेय का आयतन प्रतिशत और विलायक का आयतन प्रतिशत, दोनों को मिलाएंगे तो कुल विलयन का आयतन प्रतिशत। तो आयतन के आधार पर उस विलयन में विलेय के कितने प्रतिशत हैं और आयतन के आधार पर उस विलयन में विलायक के कितने प्रतिशत हैं, इस आधार पर हम आयतन प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत को V/V से दर्शाया जाता है और यहाँ पर विलेय का यहाँ आयतन प्रतिशत निकालेंगे और विलायक का आयतन प्रतिशत। तो विलेय का आयतन नीचे विलयन का कुल आयतन, विलयन बोलने से दोनों पार्ट आएगा, विलेय और विलायक दोनों ही रहेगा। यहाँ पर है विलायक का आयतन, नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन। दूसरी स्थिति में हम दूसरे घटक का परसेंटेज निकाल रहे हैं और पहले वाले में हम पहले घटक का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि पूरे विलयन में आयतन के अनुसार विलेय और विलायक के कितने प्रतिशत घुले हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको V/V से दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आता है 5% एल्कोहल लिखा है, कहीं पर 5% एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर 5 ml एथिल एल्कोहल है, उसमें 95 ml वाटर है। अब इससे जो विलयन तैयार हुआ है वो है 100 ml। तो 5% एथिल एल्कोहल कहने का मतलब है कि 100 में 5 भाग विलेय का है, अर्थात एथिल एल्कोहल का है आयतन के आधार पर। तो 5 ml जो है वह 100 ml में एथिल एल्कोहल का पार्ट हुआ, तो बाकी बचा हुआ जो भाग है 95 ml वो किसका है, जल का है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम विलायक का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं और विलेय का भी निकाल सकते हैं। सभी में आप ध्यान रखोगे विलेय का आयतन ऊपर, जिसका भी निकालना है वो ऊपर रहेगा, चाहे विलेय हो चाहे विलायक। विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन, यहाँ विलायक का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन। इसी प्रश्न को अगर विलायक के लिए निकाला जाए तो ये वाला प्रश्न ऊपर आ जाएगा 95 और नीचे विलयन का कुल आयतन आएगा 95 + 5 यानी 100 और 100 कटेगा, परसेंटेज निकलेगा 95%, यानी जल का आयतन प्रतिशत हो गया यहाँ पर 95%। इसके बाद हम निकालेंगे इसका एक और इसी तरह का है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी ऊपर हो जाएगा W/V, इसको दर्शाएंगे W/V से। यहाँ ऊपर हम लिखेंगे द्रव्यमान और नीचे लेंगे आयतन। वैसे ही यहाँ पर भी हम लेंगे ऊपर द्रव्यमान विलायक का और नीचे करेंगे आयतन। तो जब किसी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना रहेगा तो उसको W/V से दर्शाते हैं, यानी कि W ग्राम विलेय V/ml में घुला हुआ है। W ग्राम विलेय जो है वो 100 ml में घुला हुआ है, तो प्रतिशत के रूप में जब बोलेंगे तो वो 100 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर W/V यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का जो भी ले रहे हैं यहाँ पे वेट है, और नीचे हो जाएगा आयतन, विलयन का कुल आयतन, यहाँ भी विलयन का कुल आयतन। तो यदि यहाँ पर एक प्रश्न आता है 0.02% W/V Na2CO3 ऐसा कहीं लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका है कि 0.02 ग्राम जो सोडियम कार्बोनेट है वह 100 ml का एक पार्ट हो गया, मतलब उसको कितने में घोला गया है, उसको घोल करके 100 ml का विलयन बनाया गया है। तो 0.02 ग्राम Na2CO3 100 ml का पार्ट है। Na2CO3 का ग्राम में वेट है 0.02 ग्राम। तो जब विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन इस तरह से हम बनाएंगे तो ये और इनटू 100, तो इस तरह से विलेय का हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यदि विलायक का लेना है तो ऊपर विलायक का द्रव्यमान, नीचे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। तीनों में कुछ समानता है, W/W यानी द्रव्यमान बटा द्रव्यमान यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। मोलरता भी सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है जो आयतन पर आधारित होती है और तापमान से प्रभावित होती है।
कुछ ऐसे भी आपको साधारण पद मिलेंगे जो कि द्रव्यमान पर आधारित होते हैं और जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये मोलरता जो है, इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। तो मोलरता का अर्थ होता है कि विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो। विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो। इसको सूत्र के रूप में जब लेंगे तो होगा विलेय के मोलों की संख्या नीचे होगा विलयन का लीटर में आयतन। अगर हम मोलरता निकालते हैं तो मोलरता को कैपिटल M से दर्शाया जाता है और विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकालना भी आपको मैं पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। फिर से एक बार कि मोल निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो जब हम द्रव्यमान के आधार पर मोल की गणना कर रहे थे, याद होगा आपको, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से यहाँ पे मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये लीटर में आयतन है। यदि लीटर में हम आयतन ले रहे हैं विलयन का तो ऊपर जैसा है वैसे ही लिख देंगे, लेकिन मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा अपने फॉर्मूला को चेंज करते हैं तो ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे विलयन का ml में आयतन। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो बदलेगा, सब कुछ वैसा ही है बेटा। यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये निकल गया अपना मोलों की संख्या। विलयन का लीटर में आयतन यदि रहेगा तो हम विलयन का लीटर यदि 1 लीटर 2 लीटर जो भी दिया है वो यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए कि विलयन का लीटर में आयतन नहीं है, ml में आयतन दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, नीचे ml में आयतन और ऊपर 1000 से गुणा। इसी प्रश्न को यदि हम इस तरह से सॉल्व, यदि क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 2 ग्राम NaOH को 250 ml में घोला गया तो इसकी मोलरता क्या होगी। इस प्रश्न को हल करते हैं इसी फॉर्मूला से। तो ऊपर दिया गया द्रव्यमान कितना हो गया 2, NaOH का आणविक द्रव्यमान होता है 40। चूंकि विलयन का आयतन यहाँ पर है 250 में घोला गया है, बोल रहा है तो 250 ml है, तो ऊपर हम 1000 से गुणा कर देंगे। इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। 25, ये 4 और ये आ गया, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ये हो गया 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ये हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम मोलरता के प्रश्न को हल कर सकते हैं। सेम इसी तरह मोललता के प्रश्न को भी हल करेंगे। मोललता का अर्थ होता है विलेय के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 किलोग्राम में घुली होती है। 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में घुली होती है। विलेय के मोलों की संख्या होगी और नीचे हो जाएगा यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान। जब हम किलोग्राम में इसका द्रव्यमान लेते हैं विलायक का, तो नीचे हम सिर्फ किलोग्राम लिखेंगे। और यदि इसी चीज को हम यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न ग्राम में आता है, तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान,
इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, ये तो मोलों के लिए हो गया कि विलेय के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घुली हुई हो उसको कहते हैं मोललता, और इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मोललता को सूत्र वैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको। ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यदि ग्राम में द्रव्यमान प्रश्न में आता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दिए, हमने ऊपर 1000 से गुणा कर दिया और नीचे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान कर दिया। तो यहाँ पर प्रश्न यदि आपको दिया जाता है एक कि 2 ग्राम, उसी प्रश्न को हम फिर से ले लेते हैं, NaOH को 500 ग्राम विलायक में घोला गया है तो m क्या होगा, ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, 2 ग्राम NaOH को 500 ग्राम विलायक में घोला गया है तो उसकी मोललता क्या होगी, मोलैलिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे। विलेय का द्रव्यमान ऊपर हो गया 2, विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया 40, चूँकि यहाँ पर वेट जो है वो ग्राम में दिया है तो नीचे हो गया 500 और ऊपर 1000। तो इस तरह से यहाँ पर हल करेंगे 2, तो यहाँ पर 4/40 1/, यहाँ 10 0.1 मोलल विलेय। अब हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, प्रभाज यानी फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसको x से दर्शाते हैं। किसी भी विलयन में मान लेते हैं कि अगर 2 घटक हैं तो एक घटक का XA और दूसरे घटक का हो जाएगा मोल प्रभाज XB। तो मोल प्रभाज को ज्ञात करने के लिए हम उस विलयन में जो विलेय है और विलायक है तो विलेय का जो मोलों की संख्या होगी और कुल विलयन के मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज। यदि विलेय का निकालना है मोल प्रभाज तो ऊपर हो जाएगा विलेय का मोलों की संख्या और नीचे होगा विलयन के कुल मोलों की संख्या, अर्थात उसमें दोनों होगा, विलेय का भी मोल होगा और विलायक का भी मोल होगा। तो यहाँ पर भी हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना आना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं हमें A घटक का यानी XA निकालना है, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज। XA को मान लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज, ये हमें ज्ञात करना है। इसका हमने XA ले लिया, ऊपर Na और नीचे Na प्लस Nb। अब ये Na क्या है, Na मतलब विलेय का मोल है, विलेय के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, WA/MA, मतलब उसका दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। W मतलब वेट हो गया और M मतलब मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो वेट जो दिया गया द्रव्यमान है बदल सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट या M जो है वो फिक्स रहेगा किसी भी विलेय के लिए, विलायक के लिए, किसी भी यौगिक के लिए। तो यहाँ पर ये WA/MA। यदि NB निकालें तो NB किसके लिए हो जाएगा, विलायक के लिए हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। तो ऊपर हम इसको B लेंगे WB और नीचे कर देंगे MB। तो इस तरह हम किसी भी प्रश्न में मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। जब मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी उस एक घटक की, तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या को हमने ऊपर लिख दिया और कुल मोलों की संख्या को नीचे कर दिया। इन दोनों के अनुपात को कहते हैं उस एक घटक का मोल प्रभाज। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझें, यदि XB निकालना है तो ऊपर हो जाएगा NB और नीचे Na प्लस NB, यानी उस दूसरे घटक के मोल प्रभाज को हम निकालेंगे। तो उस दूसरे घटक का मोल प्रभाज यानी B घटक के मोलों की संख्या और अनुपात किसके लिए लेंगे, उसको विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोलों की संख्या पहले से प्रश्न में नहीं दिया है, हमको उसको निकालना है। यदि किसी रूप में भी दे सकता है क्वेश्चन, परसेंटेज के रूप में दे सकता है, वेट के रूप में दे सकता है, जैसा भी देगा उस आधार पर हम उसको मोलों की संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। मोलों की संख्या जब पता हो जाएगी दोनों घटकों की, तो जिस घटक का निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और दोनों मोलों की संख्या को जोड़ करके नीचे। दूसरे घटक का निकालना है तो ऊपर दूसरे घटक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, यानी उस पूरे विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या
को हम निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला यूज़ किए। दोनों का जो भी आंसर आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद वो निकल जाएगा विलयन के मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज किसी भी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं।